वांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई एक बाइक चोरी की घटना पुलिस ने खुलासा कर दिया। पत्थरगली जतनवर से 23 मई को एक व्यक्ति की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि कुछ लोग हरिजन पार्क और पिसाद मोचन इलाके में चोरी की बाइक से जुड़े हैं। 25 मई की रात पुलिस ने वहां छापा मार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि विवेक पाठक और उसके साथी फुल्लन तिवारी ने मिलकर बाइक की चोरी की थी और फिर नितेश साहू नाम के कबाड़ी को सिर्फ 1500 रुपए में बाइक बेच दी। पुलिस ने छानबीन कर बाइक के कई अहम पार्ट से जैसे टायर, टंकी, लाइसेंसर और नंबर प्लेट समेत कुछ नकदी भी बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम की सक्रियता से इस केस का खुलासा संभव हो पाया। थाना कोतवाली क्षेत्र में पत्थरगली के पास एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसके घर से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई। 25/5 को उसके द्वारा ये थाना कोतवाली पर सूचना दी गई और सूचना मिलते ही संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई। कल ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत जब संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही थी तब हरिश्चंद्र पार्क के पास 2 लोग जो संदिग्ध दिखे उनको चेकिंग के लिए रोका गया और पूछताछ में जब उनके साथ खोजबीन की गई, पूछताछ की गई तो पता चला उन दोनों लोगों ने ही वो जो चोरी की गई मोटरसाइकिल थी उसको चुराया था। पूछताछ में ये भी पता चला कि वो दोनों पहले मोटरसाइकिल चुराते थे और फिर उसके बाद पिशाच मोचन के पास एक कबाड़ी वाले की दुकान के पास उसे कबाड़ में बेच देते थे और वो व्यक्ति उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह बेचता था। उन तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, एक पीड़ित परिवार इसमें बोला कि हमारी कोई कसूर नहीं है, ये कागज पत्तर गाड़ी रहते हुए भी जबरी हमको फंसाया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भी कार्रवाई की गई है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे की गई है। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उस जो चोरी की गई मोटरसाइकिल है वहाँ उस व्यक्ति के घर से लेकर के पिशाच मोचन मंदिर तक और जो कबाड़ वाले की दुकान है वहाँ तक जब सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा वेरीफाई कर ली गई है उसके बाद ही गिरफ्तारी की गई। जो चोर हैं उनके ऊपर क्या ये पहले भी और चोरियों में इनका हाथ था या अभी तक जो क्रिमिनल हिस्ट्री है 2 लोगों के ऊपर नहीं मिली है। एक व्यक्ति के ऊपर मारपीट की धारा में पहले भी अभियोग कर लिया गया मिले हैं, अलग अलग बरामद हुए। जी हाँ, मैं वो भी बता दे रही हूँ। ये इसमें 2 अदद टायर, मय रिम मिला है, पेट्रोल की टंकी नीले रंग की मिली है, एक जोड़ा गाड़ी का आगे वाला जो शॉकर होता है वो मिला है और उस पर वाहन नंबर भी लिखा हुआ है और एक अदद लाइसेंसर गाड़ी के हैंडल वाला पार्ट जिस पर 33 नंबर लिखा हुआ है। इंजन नहीं मिला? जी नहीं, इंजन नहीं मिला है, उसको ऑलरेडी ये बेच चुका है। गाड़ी भी बाहर की है? जी हाँ, गाड़ी बाहर की है, CG छत्तीसगढ़ का नंबर है। बस ठीक है। जौनपुर के जाफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा बाईपास पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक वेल्डिंग वर्कशॉप से एक ही परिवार के 3 लोगों के खून से लथपथ शव बरामद हुए। मृतकों में वर्कशॉप मालिक गुड्डू कुमार, उनके भाई यादवीर और पिता लालजी शामिल हैं। तीनों की हत्या सिर पर भारी हथियार से वार करके की गई। मौके से एक हथौड़ा और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या की पुष्टि की है। परिवार ने पुराने विवाद की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। एसपी जौनपुर ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। जौनपुर थाना जफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर। आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है तो इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करते थे और साथ ही यहाँ पर किसी धारदार हथियार या अन्य किसी फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भारी चीज़ से इनके सरों पर मारा गया है।
तो पुलिस द्वारा सभी शवों को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और साथ में कई टीमों को लगाया गया है ताकि अतिशीघ्र इस पूरे घटना का अनावरण किया जा सके। यहाँ पर मोबाइल गिरे पड़े हैं और सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी निकाल लिए गए हैं। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, यहाँ पर मौके पर 4 मोबाइल फ़ोन दिखे हैं और साथ में एक हथौड़ा जैसी चीज़ दिखी है और यहाँ पर जो DVR है उसको चाबी से खोल के निकाला गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा, जिससे पूरे परिवार से रंजिश रखी जा रही थी, उसके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई है। शीघ्र ही जो हमारी टीमें लगी हैं पूरे घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों तक पहुंचेगी। इसमें हमारी SOG SWAT फील्ड यूनिट और साथ में हमारी एडिशनल SP और 2 COs के अंतर्गत 8 टीमों का गठन किया गया है और शीघ्र ही हमारी टीमें अनावरण करेंगी। पुलिस अधीक्षक इलामरन जी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 कुंतल 4 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक शातिर तस्कर सभाजीत चौहान को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई कोतवाली नगर पुलिस SOG SWAT व सर्विलांस टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान मऊ बलिया हाईवे पर पटेल ढाबे के पास की गई। आरोपी DCM वाहन ने मिलिट्री जैसे लोहे के 17 बक्सों में गांजा छुपाकर ट्रांसपोर्ट का सामान बताकर ले जा रहा था। बरामद गांजा की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवैध गांजा तस्कर है, इनका नाम सभाजीत चौहान है। इनके कब्जे से 2 टन 4 किलो और 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। एक DCM भी बरामद किया है। ऐसा था कल शाम को 25/5/2025 में थाना कोतवाली अंतर्गत एक मुखबिर का सूचना पर मऊ और बलिया रोड पर एक ढाबे के पास में एक गाड़ी को लक्षित किए थे। उसी में से ये माल बरामद किया है। इसका वैल्यू टोटल 3 करोड़ का है। इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा रहता है, ये लोग जो भी सेना में और जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में रहते हैं उन लोगों को जो नॉर्मली रूटीन ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी में जो घरेलू सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसी को ये आगे दिखा के स्वरूप बनाकर और पीछे छिपाकर ये माल ले जा रहे थे। इसको SOG टीम और कोतवाली पुलिस ने इस अच्छा कार्य किया है। अभी लगभग 2 टन का अवैध गांजा बरामद किया। सर, जो बक्सा है वो क्या है? आर्मी का बक्सा है या ऐसे बनवाया गया क्या है? कुछ इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी मैंने जैसा बताया, जो भी जो सेना में और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में जवानों और अधिकारियों रहते हैं, इन लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता है। जब ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरा जगह, जो भी घरेलू सामान है पूरा ट्रांसपोर्टर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको फ़ायदा उठा के ये लोग क्या करते हैं, इसमें आगे सामान जो घरेलू सामान जैसा सोफ़ा और ये चीज़ों रखे हैं, फर्नीचर रखे, पीछे बक्सा में ये छिपा के ये अवैध गांजा रखे हुए थे। उसमें भी ऊपर घर का सामान का कुछ लिखा हुआ था। इसको पुलिस ने पकड़ा। जो पकड़ा गया है वो अंतर स्टेट है, अंतर्राज्यीय? ये माल असम से आ रहा था, पूरा तेजपुर डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ के लिए। ये अभी तक पूछताछ में एक भी और पूछताछ किया जा रहा है और जो भी इन्वॉल्व है इसमें। दरअसल DCP डॉक्टर अतुल रंजन त्रिपाठी के अगुवाई में PC कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गंगा दशहरा और बकरीद त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए और ACP ने सभी की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी को शासन के दिशा निर्देश बताए गए हैं। खासकर बकरीद पर नमाज सड़क पर न पढ़ने की अपील की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। कोई भी अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला, सभी चौकी इंचार्ज और क्षेत्र के सम्मानित लोग मौजूद रहे। आगामी जो त्यौहार है बकरीद, उसको लेकर जो है सर्किल दशा समेत में ये एक पीस कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों को जो शासन के दिशा निर्देश हैं उससे अवगत कराया गया और सभी से जो है फीडबैक लिया गया कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई ऐसी विशेष तथ्य जिस पे प्रशासन को संज्ञान दिया जाना आवश्यक हो। इस प्रकार के लिए जो है आज पीस कमेटी का मीटिंग का आयोजन किया गया। सर, ये मीटिंग में किस तरह का लोगों को समझाया गया है कि आगे सभी लोगों से यह अपील की गई कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं वो
और या जो है जो वेस्ट मटेरियल है उसके संबंध में मस्जिद जो है जो नमाज है वो सड़क पे ना पढ़ी जाए, इन सभी फैक्ट से जो है उनको अवगत कराया गया है। सर सरकार का भी कुछ गाइडलाइन आया है क्या? जो जनरल गाइडलाइंस है उनसे अभी अवगत कराया गया है। कोई विशेष ऐसा गाइडलाइन आता है तो अभी फिर से जो है इसकी पीस कमेटी की मीटिंग होगी। सोशल मीडिया में भी निकाल? हाँ, सोशल मीडिया पे इन सभी को अवगत कराया गया है कि 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। तो किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक तथ्य उसको बिना वेरीफाई किए वायरल न करें, और हम लोग लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाया जाने वाला वट सावित्री व्रत इस वर्ष 10 अमावस्या के संयोग के साथ विशेष बन रहा है। ये व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। उत्तर भारत में ये व्रत अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे 15 दिन बाद रखा जाता है। व्रत के नियमों में शामिल है दिन भर निर्जला उपवास, लाल वस्त्र और 16 श्रृंगार, तामसिक भोजन से परहेज, सकारात्मक सोच और वाणी में संयम, बरगद के पेड़ की पूजा और परिक्रमा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। धार्मिक और पारिवारिक महत्व के कारण ये व्रत महिलाओं में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब देवतन की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में आज छात्रों के साथ बड़ा धोखा हुआ। कल संकाय के स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स और हिंदी का पेपर देने समय से परीक्षा कक्ष में पहुंच गए, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिला। जब छात्रों ने परीक्षक से पूछा तो जवाब नहीं मिला। पेपर 1 घंटे में आया, लेकिन वो 1 घंटे भी बीत गया और पेपर नहीं आए। इससे नाराज छात्र सेंट्रल ऑफिस पहुंचे, वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा और अधिकारियों से बातचीत की। छात्रों का कहना है कि बीएचयू जैसे बड़े संस्था में ऐसी लापरवाही बहुत गंभीर बात है। देश विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते, और अगर यहाँ ही ऐसी अनियमितता हो रही है तो फिर भरोसा कैसे किया जाए। मेरा नाम शिवान सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय का 3री वर्ष का छात्र हूँ। क्या बात हुई थी, क्या धरना प्रदर्शन आपने किया? आज हम सभी छात्र कुलपति महोदय को एक लेटर दिए हैं। जैसा कि आज मामला ये था कि आज हम एग्जाम देने 9 बजे, जैसा कि हमारा निर्धारित रूप से हमारा एडमिट कार्ड आया था, और मैं 9 बजे सेंटर हॉल में पहुंचता हूं और एग्जाम देने बैठता हूं। मुझे कॉपी दी जाती है, मैं अपना रोल नंबर सब चीज़ लिखता हूं। फिर उसके बाद जब मैं आधा घंटा जब मैं वेट करता हूं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि अभी तक आपका पेपर नहीं, प्रश्न पत्र नहीं आया है, आप आधा घंटा का वेट करिए, तो सेंट्रल ऑफिस से आ रहा है। हम वेट करते करते 1 घंटा हुआ। जब हम उसका विरोध करते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रश्न पत्र छपा ही नहीं है, बना ही नहीं है। बताइए कितने शर्म और खेद का विषय है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है, वैसे विश्वविद्यालय में ये देखा जा रहा है कि बच्चा एग्जाम देने बैठता है, प्रश्न पत्र ही नहीं बनता है। कितने शर्म का विषय है। आज हम सभी छात्रों ने विरोध किया, रेक्टर महोदय के पास गए, उनसे मिलने गए तो वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हम सभी ने एक एप्लीकेशन कुलपति को दिया गया और परीक्षा नियंत्रक को एक एप्लीकेशन देकर उनको ये बताया गया कि इस पर जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, अन्यथा हम सभी छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आगे बात हुई तो क्या आश्वासन मिला? आगे बात यही हुई है, तो उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी और मेरा एग्जाम जल्द से जल्द शेड्यूल किया जाएगा। और आप लोग क्या कहते हैं? हमारी मांगे यही है कि हमारे साथ और भी ये बांग्लादेश से इधर आओ, हमारे साथ ये बांग्लादेश से चलकर यहाँ पे पढ़ने आया है, इसका समस्या बताओ। इधर पे मतलब वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना आज 14वें दिन भी जारी रहा। छात्र अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करें, जिनमें फीस वृद्धि वापस लेना, पेड सीटों की संख्या घटाने और मेरिट के आधार पर एडमिशन की मांग शामिल है। इस आंदोलन को आज समाजवादी पार्टी से समर्थन मिला। स्नातक क्षेत्र से सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा धरना स्थल पहुंचे और छात्रों से संवाद किया। उन्होंने साफ कहा, अगर छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो वे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घेराव करेंगे। एमएलसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें कमाई का जरिया बना दिया गया है। छात्रों के इस आंदोलन में सपा छात्र सभा के पदाधिकारी भी साथ दिखाई दिए। सिन्हा भी करेगा
और मेरा आपसे इसलिए लगाव ज़्यादा है कि हम छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आए हैं। तो छात्र संघ की राजनीति से हम निकल के आए हैं, हम समझ सकते हैं आपकी समस्या को, आपके दर्द को। एक पिता जो अपना खेत गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करता है, कह रहा था ये बात कि एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कई बार अपने खेत गिरवी रखता है, कई बार माएँ अपना जेवर गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाती हैं। तो अगर विश्वविद्यालय अगर इस तरह से धनुकाई का धंधा बन जाएगा, ये बिजनेस करना शुरू कर देगा, जो शिक्षा का ये मंदिर है, इस मंदिर में व्यवसाय नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ने आते हैं, गरीब मजदूर किसान का बेटा जो पढ़ने आता है, और लगातार प्रशासन जो विश्वविद्यालय का है ऐसी मनमानी कर रहा है कि जो पेड सीट पहले 33% थी उसको बढ़ा के 50% कर दिया कि आप सामान्य जो रेगुलर छात्र हैं वो कम पढ़ें और पेड सीट के बच्चे ज़्यादा पढ़ें। साथ ही साथ उसने फीस भी बढ़ा दिया, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेना बंद कर दिया। अब बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम बच्चे मेरिट पे एडमिशन लेंगे। मान लीजिए कोई अगर बच्चा जिसकी तबीयत ख़राब रही हो या किसी मजबूरी की वजह से उसके नंबर अगर कम आ गए, तो क्या उसको विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा? तो उसको फिर मौका मिलना चाहिए, मेरिट से एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। इस लड़ाई को भी हम लड़ने का काम करेंगे और जो फीस बढ़ा दी गई है उस फीस को वापस सरकार मैंने ये विश्वविद्यालय प्रशासन करे। इस लड़ाई में हम छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्र लगातार, मैंने देखा है कि लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में सारे लोग मिलजुल कर संघर्ष करने का काम जो छात्र करें उनको बधाई देते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं आज मिलने की बात काम करूंगा और साथ ही साथ जरूरत पड़ेगी तो उसको शिक्षा मंत्री से मिलने का काम करेंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, 14 दिनों से छात्र आंदोलन है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसकी सूद नहीं ले रहा है, कोई भी बात करने तक नहीं आ रहा है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, अब इसको धंधा बना दिया है, शिक्षा का धंधा बना दिया। जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, लोग शिक्षा लेने आते थे और जो गरीब का बच्चा पढ़ लेता था। सरकार की मंशा है कि गरीब के बच्चे अब ना पढ़ पाएँ, गरीब के बच्चों को पढ़ने से रोकने की साजिश हो रही है। इस साजिश के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में ताकत दी है, जो शिक्षा का अधिकार दिया है, शिक्षा के अधिकार के तहत हम सबको लगता है कि बहुत जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, इसके खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो घटना हो रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को अब तक आके बच्चों से मिलना चाहिए था, मिलकर इनकी मांगों को मानना चाहिए था, इनको उठाने का काम करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। आप बात करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से, यदि मांगों को नहीं मानते हैं तो आगे क्या रणनीति? अगर ये विश्वविद्यालय प्रशासन मांगों को नहीं मानेगा तो ये लड़ाई सिर्फ यहाँ बनारस तक नहीं सीमित रहेगी, लड़ाई यहाँ से लखनऊ तक जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग शिक्षा मंत्री को भी घेरने का काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ गई तो माननीय मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम करेंगे कि शिक्षा की जो बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो हमें ताकत मिली है कि शिक्षा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए, इसे सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के लिए शिक्षा को जो घेरने का काम सरकार कर रही है, जो रोकना का काम कर रही है कि गरीब के बच्चा ना पढ़ पाए, उसको लेकर लड़ने का काम करेंगे, सड़क से लेकर सड़क तक घेरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय ने वाराणसी स्थित कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार सेना के पराक्रम को अपने प्रचार में बदल रही है। प्रेस वार्ता के मुख्य आरोप एवं बिंदु रहे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की स्वयं की तस्वीरों से ब्रांडिंग पर सवाल, पहलगाम हमलों में शहीदों और उनकी पत्नियों पर भाजपा नेताओं की कथित अमर्यादित टिप्पणियां, अमेरिका के दबाव में सीज फायर स्वीकारने और ट्रंप की बातों पर सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा। बता दें कि शहीदों से न मिलने पर मोदी के चुनावी रैलियों में व्यस्त रहने पर आलोचना की गई। पहलगाम हमले के 4 मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर चिंता जाहिर की गई। अजय राय ने कहा कि सेना के शौर्य का क्रेडिट लेने के लिए मोदी सरकार राजनीतिक प्रचार का साधन बना रही है, जबकि उनकी नीतियों से देश की संप्रभुता और बहनों के सिंदूर का अपमान हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि पहले अपने धर्मपत्नी के सिंदूर की रक्षा कीजिए, फिर सिंदूर पर राजनीति करिए। प्रेस वार्ता में कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे और राहुल गांधी की पहलगाम हमले के बाद की सक्रियता को प्रधानमंत्री की तुलना में ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार बताया गया। अजय राय की ये प्रेस वार्ता केंद्र सरकार की नीति, सेना के शौर्य पर राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के लिए किए गए फैसलों पर कांग्रेस के आक्रामक तेवर को दर्शाती है। भाई ये तो लिस्टेड है बीजेपी, ये पहले ही कहा था, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ भाजपा के लोगों से आप उठाकर पहले से देख लीजिए कि इनके सिंगर कुलदीप सेंगर एमएलए उन्नाव जेल काट रहे हैं, जीवन कारावास काट रहे हैं बलात्कार में, जिसपे प्रियंका जी और पूरे हमारे कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ी। आप देख सकते हैं जैसे जिस तरीके से आपने अभी देखा
कि मंदसौर में सड़क पे खड़े होकर जिस तरीका विभत्स वीडियो आया, मैं उसको कह नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दर्शा रहा है। अभी आपने देखा गोंडा के एक जिला अध्यक्ष का किस तरीके से अपनी महिला कार्यकर्ता के साथ आलिंगन कर रहे हैं। अभी आपने बलिया का एक वीडियो देखा, इनके वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता है बब्बन सिंह, बुढ़े हो गए हैं, किस तरीके से एक बेचारी एक बच्ची के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको गोद में बैठा रखा है। एक अच्छे कलाकार को, जो भी उसके पास कला है, उसको गोद में बैठा रखा है। क्या है ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये महिला विरोधी, नारी विरोधी, नारियों का अपमान करने वाली पार्टी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नवचारा और सुधार की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान नीपुर प्लस स्पॉट असेसमेंट योजना की शुरुआत की गई, जिससे कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों के बौद्धिक विकास का मूल्यांकन होगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अभिभावकों को DBT के माध्यम से 1200 रुपये की मदद दी गई, ताकि वे यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग व स्टेशनरी खरीद सके। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, ICT लैब, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो जैसे कई तकनीकी नवाचार शुरू किए गए। इस मौके पर शिक्षकों को सम्मानित कर टैबलेट भी बांटे गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसमें लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ, प्रमाण पत्र, जो अच्छे कार्य किए, हमारे नवाचार किए जिन लोगों ने, और स्मार्ट क्लासेस के लिए टैबलेट दे करके टीचरों को कि हमारे बच्चों को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी बुनियाद है बेसिक शिक्षा, कहते हैं जब बुनियाद मजबूत होती है तो उस पर बड़ी एक अच्छी इमारत, मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा को मजबूत करना, आप पिछले 8 सालों में केवल ऐसे कल्पना करेंगे, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे और विचार करेंगे तो अपने आसपास गांव से जुड़े हुए लोगों से यह चर्चा करेंगे या खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि एकदम 100% सही हो गया, लेकिन हम सही करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं और मजबूत कदमों के साथ, ठोस कदमों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ना है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूलों को बेहतर किया गया है। बच्चों को पौष्टिक आहार दे करके उनको एक कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो बच्चों को मजबूत करना, और पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से कार्यक्रम किया है। पूरे प्रदेश में माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एक साथ इस कार्यक्रम का लोकार्पण और शिलान्यास को लोगों ने देखा है, और हम बेसिक शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ाई को अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा का सबका अधिकार होता है, लेकिन हम सभी से वोट मांगते हैं। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वोट की वही कीमत है। मिडिल क्लास में बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वही कीमत है, और जो सर्वोच्च पर बैठा है उसकी भी वही कीमत है। तो वोट हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है, ये लोग महसूस कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अनाप शनाप फीस है या अनाप शनाप लोग फीस मांगते हैं, ऐसी बातें लखनऊ में भी आई और हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है, और विचार करके जो भी संभावित होगा, ये उच्च स्तरीय निर्णय है, उस पर जरूर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने गांव में बेसिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, उच्च शिक्षा को मजबूत करेंगे, तो लोग प्राइवेट की तरफ ना आकर के अपने हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट की जो स्कूल है, विद्यालय हैं, उस पर ज़्यादा उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हम आत्मनिर्भर हों। और आप देख भी रहे होंगे कि जो संख्या बढ़ रही है, यही कारण है कि हमें सुधार मंत्री अभी जांच की रिपोर्ट ले लेंगे, और जांच में अगर लगता है कि कोई दोषी है जिसने जानबूझ करके ऐसी स्थिरता बरती है या जानबूझ के लापरवाही की है या कोई गलत उद्देश्य से, गलत नियत से कुछ किया है, तो उसको बख्शा नहीं। वाराणसी के कज़ाकपुरा स्थित अनादि कालेश्वर बाबा श्री लाड भैरव मंदिर में मंगलवार को पाक्षिक अष्टमी पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। आचार्य रविंद्र त्रिपाठी के आचार्यत्व में पूजन में 9 ग्रह, अष्ट भैरव, काली, गणेश और कपाल मोचन कुंड का विधिवत पूजन किया गया।
ज्येष्ठ माह की गर्मी को ध्यान में रखते हुए बाबा को मौसम अनुकूल वस्त्र पहनाए गए और आम, केला, खीरा, तरबूज आदि मौसमी फलों का भोग लगाया गया। मुख्य यजमान त्रिवेदपुरम के श्रद्धालु कुमार गणेश रहे। देर रात तक यज्ञ और शयन आरती के साथ अनुष्ठान की पूर्व आहुति हुई। इस मौके पर समिति अध्यक्ष रोहित जायसवाल समेत कई सदस्य मौजूद रहे। वाराणसी के कबीरचौरा अस्पताल के इमरजेंसी में एडमिट महिला वाणी को पुलिस ने यहां एडमिट कराया और वाणी ने आज सुबह दशाश्वमेध घाट पर गंगा में कूदकर जान देने का प्रयास किया था। फिलहाल उसे स्थानीय लोगों और नाविकों ने बचा लिया। महिला ने बताया कि उसके गांव में लोग क्रिश्चियन होते जा रहे हैं, उसके परिवार में भी लोग हैं और उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसे ये चीज़ पसंद नहीं, क्रिश्चियन धर्म है और ऐसे में वाराणसी आई और अपना जीवन समाप्त करना वो चाहती है। समाजसेवी अमन कबीर अब उस महिला के रिश्तेदारों और घर वालों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे सूचना दी कि इसके यहाँ पहुंची तो महिला ने जो बताया वह हैरान करने वाला था। फिलहाल जल्द ही उनके घर वालों को ढूंढ लिया जाएगा। वाणी क्या कारण था कि आप गंगा में कूद गई? समाज में टेंशन की, కొంచెం ఇంట్లో टेंशन की, क्या टेंशन, क्या कारण, क्या था टेंशन, क्या थी? कुछ సమాజం వేసే క్వశ్చన్లు, మీ హస్బెండ్ ఎందుకు రాడు, మీరు ఒక్కలే ఎందుకు యాత్రలకు వస్తారు, దేవుడు ఎక్కడ లేడు అంటే మనకు షిరిడి చూడబుద్ధి ఉంటుంది. అంత క్లియర్ గా రాదు. షిరిడి చూడబుద్ధి, హస్బెండ్ రాడు, మనం ఒక్కలొచ్చి చూడొచ్చు కదా, दैवानिकी ओकल रावच्छु కదా। अमन कबीर सामाजिक कार्यकर्ता। और क्या कारण है ये महिला क्यों एडमिट की गई है? अभी मुझे सूचना मिली है हॉस्पिटल के ही द्वारा कि एक साउथ इंडियन महिला है जो भर्ती है। तो जब हमने उनके भाषा में किसी से बात कराया तो उसने ये बोला कि मैं डिस्टर्ब हूँ और ऐसे करके, फिर बाद में उन्हीं की भाषा में तेलुगु में जो महिला से बात कराया वो हिंदी में हमें ये बताया कि शायद इनके गाँव में जहाँ रहती है वो लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं और इनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस वजह से ये काशी में आके ऐसा की और पूर्ण रूप से ये बता नहीं पा रही है क्या है मामला। यहाँ पे गंगा में छलांग लगाई थी? ये दशाश्वमेध घाट के आसपास परसों रात में लगाई थी। अभी थाना प्रभारी महोदय से बात हुई है। क्या बात हुई? वही बात हुई है, पता उन्हीं के माध्यम से पता चला कि गंगा जी में कूदी थी और इनका बैग वैग शायद थाने पर ही रखा हुआ है, आधार कार्ड भी है, मोबाइल इनका खराब हो चुका है। और क्या बात हो पाई, क्या समझ पाए आप? अभी फिलहाल इनके परिवार से संपर्क करने का हमारा यही काम है कि लोगों को घर वालों से मिलवाने का। तो हम इनको मिलवाने आए थे लेकिन अभी इनके परिवार तक संपर्क नहीं हो पाई है। और कुछ जो इन्होंने की है, अब उन्होंने जो भी बताया है अपनी भाषा में, एक महिला को उन्होंने हिंदी में बताया कि शायद क्रिश्चियन होना नहीं चाह रही थी, हिंदू हैं, इस वजह से क्रिश्चियन ना हो इसलिए काशी आ गए।